Hello and good morning everyone. Today we are going to start a new chapter of class 8 social science, that is chapter number 19, Nationalist Movement and Achievement of Independence. In this lesson we are going to learn about what were the main objectives of non-cooperation movement. Non-cooperation movement या असहयोग आंदोलन के क्या objectives थे? What were the objectives behind the formation of स्वराज दल? स्वराज दल के फॉर्मेशन के पीछे भी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? इन व्हाट कंडीशंस वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड? और किन परिस्थितियों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया? वाई वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट अ फेलियर? और भारत छोड़ो आंदोलन क्यों असफल रहा? Mahatma Gandhi's entry into Indian politics heralded a new era. After 1919, Gandhiji gave a new shape and direction to Indian politics and national movement. Later on, several movements took place under his leadership. इंडियन पॉलिटिक्स में जब महात्मा गांधी की एंट्री हुई तो एक नए दौर की शुरुआत हो गई थी। 1919 के बाद में गांधी जी ने इंडियन पॉलिटिक्स और नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नया शेप और डायरेक्शन दिया था। मतलब कि अब उनके गाइडेंस में सारे नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे। लेटर ऑन सेवरल मूवमेंट्स टुक प्लेस अंडर हिज लीडरशिप, और इसके बाद में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए गांधी जी की लीडरशिप में। रॉलेट एक्ट. To suppress the impact of revolutionaries and nationalist feelings in India, British government constituted a committee under Justice Sir Sidney Rowlatt. The committee tabled its report in 1918. Under the suggestions of the committee, two bills were passed in the Central Legislative in 1919. These bills were known as Rowlatt Act. Despite opposition from Indians, this bill was implemented on March 8, 1919. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या क्रांतिकारी आंदोलन होने लगे थे और लोगों के, इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो लोगों की इस जो नेशनल फीलिंग है उसको दबाना चाहती थी। इसको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। ये कमेटी अंडर जस्टिस सर सैयद रॉलेट के अंडर में ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट 1918 को आ गई थी और इस कमेटी के सजेशंस पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दो बिल्स को पास किया गया। 1919 में ये बिल्स पास हुए थे। और इन बिल्स को कहा गया रॉलेट एक्ट। अब इंडियंस ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, बहुत ज़्यादा अपोजिशन होने के बावजूद भी ये बिल इम्प्लीमेंट हो गए। मार्च 8, 1919 को इन बिल्स को लागू कर दिया गया। द रॉलेट एक्ट वॉज पास फॉर क्विक हियरिंग ऑफ केसेस ऑफ रिवॉल्यूशनरीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू डिनाई द अपील राइट्स टू देम। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये रॉलेट एक्ट बनाया क्यों गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रांतिकारियों के मुकदमों की जल्दी से जल्दी सुनवाई करे और जो अपील करने का जो अधिकार होता था क्रांतिकारियों का या आम जनता को, तो उस अधिकार को छीनने के लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट को पास किया था। अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट वॉज गिवन द राइट टू अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी ट्रायल ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रेसन. Similarly, the government could stop his bail and prevent his activities. बेसिकली इस रॉलेट एक्ट में था क्या कि गवर्नमेंट को ये अधिकार था कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे सिर्फ शक के आधार पर, बिना किसी प्रूफ के भी किसी को भी पकड़ के वो जेल में बंद कर सकते थे, और किसी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी तो इन सारी चीज़ों का डिसीजन भी गवर्नमेंट के पास में था। The act empowered government to search and arrest revolutionaries without any warrant and appeal could not be made against it. अब इस एक्ट ने गवर्नमेंट को ये शक्तियाँ दे दी थी कि वो किसी भी क्रांतिकारी की कभी भी तलाशी ले सकते थे और उसको बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकते थे, और वो क्रांतिकारी इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं कर सकता था। The entire nation observed one day fast in protest of this bill. Shops were closed and strikes were called. The government followed the oppressive measures. April 6, 1919 was observed as Day of National Dishonor.
रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पूरे देश में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। इसके अगेंस्ट में एक दिन के लिए लोगों ने फास्ट रखा, उपवास रखा, दुकानें बंद रहीं, हड़तालें करी गईं। गवर्नमेंट ने अपने ही तरीके से इस सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रैल 6, 1919 को नेशनल डिसऑनर डे ऑब्ज़र्व किया गया, मतलब राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में इसको मनाया गया। जलियांवाला बाग मैसेकर। There were great resentment among the people on restriction laid upon the entry of Gandhiji and other leaders in Punjab. This protest grew intense when two popular leaders of Punjab, Dr. Satpal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested without any reason by Deputy Commissioner of Amritsar. The people took out a peaceful rally in protest of this arrest. The police tried to stop the procession, but on failing to stop, they opened fire. अब हम एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री का, जिसको हम याद करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से। हो क्या रहा था कि पंजाब में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि गांधी जी और भी कुछ बड़े लीडर्स थे, इनकी एंट्री पर बैन लगा दिया कि आप लोग पंजाब में एंट्री नहीं ले सकते। अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे। अब क्या होता है कि दो पॉपुलर लीडर्स थे पंजाब के, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू, इनको बिना किसी कारण के अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर इनको अरेस्ट कर लेते हैं। अब लोगों में फिर से गुस्सा आता है, लेकिन लोग एक पीसफुल शांतिपूर्वक एक रैली निकालते हैं इसके खिलाफ कि आपने इनको अरेस्ट किया है, तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक रैली निकाली जाती है। पुलिस इस रैली को रोकने की कोशिश करते हैं और जब वो इस रैली को रोक नहीं पाते हैं तो वो गोलियां चलाने लगते हैं, फायर ओपन कर लेते हैं। As a consequence, the procession became very violent and people set houses on fire. Panicked by Amritsar incident, the government handed over the charge of city to General O'Dwyer on April 10, 1919. On the day of Baisakhi on April 13, 1919, a general meeting was called at 4:30 p.m. in Jallianwala Bagh, which attracted over 10,000 people. अब जब पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया तो लोग भी काफ़ी वायलेंट हो गए और लोगों ने घरों में आग लगा दी। अब ये जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी वायलेंट हो गया था और इस इंसिडेंट की वजह से, ये जो इंसिडेंट अमृतसर में हुआ था, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब चार्ज किसको दे दिया, जनरल ओडायर को। अप्रैल 10, 1919 को जनरल ओडायर को चार्ज दे दिया गया अमृतसर का। अब बैसाखी के दिन अप्रैल 13, 1919 को एक नॉर्मल सी मीटिंग बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में 4:30 PM पर और अराउंड 10,000 लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे। General Dyer reached the park with 400 armed troops and without prior warning to the crowd ordered his troops to open fire, which lasted till the ammunition ran out. This resulted in 1,000 deaths and left a large number of people fatally injured. जलियांवाला बाग में जब मीटिंग चल रही थी तो अचानक से जनरल डायर पहुंच जाते हैं अपने 400 आर्म ट्रूप्स, मतलब 400 सैनिकों को लेकर जनरल डायर पहुंच जाता है बिना किसी वार्निंग दिए। ये अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि आप गोलियां चलाना शुरू कर दो। अब ये गोलियां कब तक चलती हैं, जब तक कि पूरी गोलियां इनके पास ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक सैनिक गोलियां चलाते रहते हैं और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हज़ारों लोग मारे जाते हैं और हज़ारों लोग बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड या घायल हो जाते हैं। Many commissions were set up to probe into laxity of Jallianwala Bagh massacre. General Dyer was removed from his post without admonishment. He was seen as the protector of British Empire in India. He was granted monetary reward and sword of honor. जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बहुत सारी कमीशंस सेटअप करी जाती हैं, मतलब ढीली ढाली सी ये लोग जांच करते हैं। जनरल डायर को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, लेकिन उसकी कोई भी बुराई नहीं करी जाती है, जबकि उसको ब्रिटिश एम्पायर का प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है, मतलब कि इसने ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा करी है इंडिया में, और
उसके साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं होती है जनरल और डायर के साथ में, उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, उसको बहुत सारा पैसा मिलता है और उसको एक तलवार भी मिलती है एज अ ऑनर, उसके सम्मान में उसको गिफ्ट्स दिए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। The period between 1919 to 1922 saw two anti-British movement with खिलाफत and non-cooperation movement। 1919 से 1922 के बीच में अंग्रेज़ों के खिलाफ दो आंदोलन चलाए जाते हैं जिनके नाम हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट। At the end of First World War, Turkey was defeated by the British forces and suffered injustice by hands of Britain. Khalifa was dethroned from his post. He was a religious head of Muslim community in India. Indian Muslims were opposed to this act against Turkey. In 1919, under the leadership of Muhammad Ali, Shaukat Ali, Maulana Azad, the Khilafat Committee was formed. The objective of Khilafat movement was to protest against the injustice done to Khalifa and Turkey. The Khilafat movement was given full support by Gandhi ji and the Congress. Now let's study about खिलाफत मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया था और टर्की की जनता पर काफ़ी ये लोग अत्याचार कर रहे थे। खलीफा को भी उसकी पोस्ट से हटा दिया था। अब खलीफा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी मुसलमानों में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम हैं उनका हेड होता था खलीफा। तो इंडियन मुस्लिम इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, जो कुछ भी टर्की में ब्रिटिशर्स कर रहे थे उससे ये ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद की लीडरशिप में इन्होंने खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया। इस खिलाफत कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि जो भी इनजस्टिस टर्की में हो रही थी खलीफा के ख़िलाफ़, उसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी और कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट दिया था। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड फाउंडेशन ऑफ स्वराज दल। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड।